हरियाणा में सत्ता की हैट्रिक लगाने का दावा कर रही बीजेपी का सपना चकनाचूर होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी ने खुद ही सत्ता को ठोकर मारने का काम किया है। बीजेपी ने किस तरह से सत्ता को ठोकर मारी है, किस तरह से अपनी सीटों कम करने का काम किया है और किस तरह से उसके गलत फैसलों ने उसका बंटाधार करने का काम किया है, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को जरूर देखिए। बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी थी। ये भी कह सकते हैं कि 10 साल की सत्ता के बाद बने हुए नेगेटिव माहौल के बावजूद भी बीजेपी की सत्ता में आने की संभावनाएं 50% बरकरार थी। लेकिन बीजेपी ने पिछले एक सप्ताह में ही अपना सारा खेल बिगाड़ने का काम किया है। इसकी वजह यह है कि बीजेपी ने 15 सीटों पर खुद ही अपना बंटाधार कर दिया है, यानी उसने सत्ता की हैट्रिक को खुद ही ठोकर मारने का काम कर दिया है। जी हाँ, बीजेपी ने मेरिट के हिसाब से, सर्वे के हिसाब से टिकटें न बांटकर बल्कि टिकटों की बंदरबाट करने का काम किया है। बीजेपी ने 1 दर्जन सीटों को या तो सिफारिश के बेस पे देने का काम किया है, या बड़ी पहुंच के कांड देने का काम किया है, या सेटिंग गेटिंग के फार्मूले में देने का काम किया है। बीजेपी ने जहां 12 सीटों पर कमजोर प्रत्याशी देकर कांग्रेस को बम्पर फायदा पहुंचाने का काम किया है, तो वहीं पर और 3 सीटों पर इनेलो के सामने बेहद कमजोर यानी जमानत जब्ताऊ प्रत्याशी उतारकर अपना बड़ा नुकसान कर लिया है। अब हम आपको बताते हैं कि बीजेपी ने कहां कहां गड़बड़ करने का काम किया है, कहां कहां उसने खुद का नुकसान किया है और कहां कहां कमजोर प्रत्याशी उतारने का काम किया है। रेवाड़ी सीट के ऊपर राव इंद्रजीत के प्रेशर में बीजेपी ने गलत प्रत्याशी उतारा है। बीजेपी ने कोसली के पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह यादव को टिकट देने का काम रेवाड़ी से किया है। जो विधायक रेवाड़ी के बजाय कोसली में फेल हो गए थे, उन्हें रेवाड़ी में लाने का कोई फायदा नहीं था। अगर बीजेपी को ये सीट जीतनी चाहिए थी तो यहाँ पर रणधीर कापड़ीवास या सतीश यादव को टिकट देनी चाहिए थी। अब सतीश यादव बगावत करके आम आदमी पार्टी में चले गए हैं और वो ट्रायंगल फाइट के अंदर शामिल हो गए हैं। अगली जो सीट है वो सीट है गुड़गांव की। गुड़गांव की सीट भी बीजेपी की सबसे मजबूत सीटों में शामिल थी। बीजेपी के लिए ये सीट जीतना बेहद आसान था और बीजेपी के टिकट के ऊपर नवीन गोयल आसानी से बड़े मार्जिन के साथ चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन बीजेपी ने बड़ी सेटिंग के कारण या कहिए हाईकमान के मनमर्जी के चलते इस सीट को खराब करने का काम कर दिया और नवीन गोयल की टिकट को काटकर मुकेश पहलवान को टिकट थमाने का काम किया। मुकेश पहलवान बीजेपी के टिकट पर विजेता नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि इनसे ज़्यादा असर, ज़्यादा माहौल नवीन गोयल का आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर नजर आ रहा है। यानी बीजेपी ने नवीन गोयल की टिकट काटकर अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारने का काम कर दिया है और गुड़गांव की पक्की सीट को उसने खोने का काम कर दिया है। बड़कल सीट के ऊपर भी ऐसा ही काम हुआ है। बड़कल सीट पर 2014 और 2019 में लगातार 2 बार बीजेपी चुनाव जीती और 2024 में भी उसकी यहाँ पर जीत की हैट्रिक लगने के पूरे आसार थे। लेकिन बीजेपी ने यहाँ पर भी बेहद कमजोर प्रत्याशी के तौर पर दिनेश अदलखा को टिकट देने का काम किया, जो किसी भी मायने में जीत के हकदार नहीं है। और यहाँ पर कांग्रेस के विजय प्रताप के लिए आसानी से जीत का दरवाजा खुल गया है। अगर बीजेपी इस सीट को जीतना चाहती थी तो उसे चंद्र भाटिया को टिकट देनी चाहिए थी, जिसके जरिए वो 100% इस चुनाव को जीत सकती थी। दिनेश अदलखा से तो रेणु भाटिया भी ज़्यादा मजबूत प्रत्याशी रहती, लेकिन बीजेपी ने यहाँ के आकलन को भांपने में गलती करने का काम किया है। एनआईटी सीट भी लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी की पक्की सीटों में नजर आ रही थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहाँ पर 47,000 वोटों की लीड मिली थी। ऐसे में अगर बीजेपी यहाँ पर केपी गुर्जर के बेटे देवेंद्र चौधरी को चुनाव में उतार देती तो बीजेपी के लिए यहाँ एक तरफा चुनाव बन जाता। लेकिन केंद्रीय मंत्री के हस्तक्षेप के कारण देवेंद्र चौधरी को टिकट नहीं मिली और यहाँ पर इतने कमजोर नेता को टिकट दे देगी, जिसके चलते यहाँ बीजेपी के लिए जितना दूर की बात है बीजेपी नंबर 3 पर खिसक गई है, क्योंकि बीजेपी ने यहाँ पर सतीश फागना को टिकट देने का काम किया है, जो किसी भी मायने में ना तो कांग्रेस के नीरज शर्मा को टक्कर दे सकते हैं और न ही इनेलो के नगेंद्र भड़ाना के आगे टिक सकते हैं। यानी बीजेपी ने यहाँ भी अपनी एक पक्की सीट को खोने का काम कर दिया है। पलवल में दीपक मंगला साफ तौर पर सिटिंग एमएलए के तौर पर चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन केंद्र के एक बड़े नेता के कारण उनकी टिकट काट दी गई और उनकी जगह गौरव गौतम को टिकट थमाने का काम कर दिया गया। ये तुगलकी फरमान था। गौरव गौतम को सिर्फ चमचागिरी के कारण ही पलवल की टिकट मिली है, लेकिन इस टिकट के कारण कांग्रेस के प्रत्याशी कर्ण सिंह दलाल के लिए चुनाव जीतने का रास्ता आसानी से साफ हो गया है।
जो कर्ण सिंह दलाल दीपक मंगला के सामने फंसे हुए थे, वही कर्ण सिंह दलाल अब गौरव गौतम को टिकट मिलने के बाद बिल्कुल आसानी से चुनाव जीत रहे हैं। अगली जो टिकट है वो है सफेदों की टिकट। सफेदों की टिकट भी बीजेपी की जीत वाली टिकटों में शामिल थी, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा चुनाव में भी लगभग 5000 वोटों की बढ़त बीजेपी को मिली थी। लेकिन बीजेपी ने यहाँ पर अपने सबसे मजबूत प्रत्याशी, मजबूत दावेदार बच्चन सिंह आर्य को टिकट नहीं दी, बल्कि उनकी बजाय जेजेपी से आए विधायक राम कुमार गौतम को पासपोर्ट के जरिए या कि ये पैराशूट के जरिए टिकट देने का काम कर दिया। राम कुमार गौतम फाइट में नजर नहीं आ रहे हैं, यानी बीजेपी ने सफेदों की सीट को भी अपने हाथों ही गंवाने का काम कर दिया है और अब बच्चन सिंह आर्य निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और वो नंबर 2 पर रहेंगे। अगली सीट है रानिया की। रानिया सीट भी बीजेपी की मजबूत सीटों में शामिल थी। बीजेपी के पास यहाँ पर 2 दावेदार थे, बिजली मंत्री रहे चौधरी रणजीत सिंह और गोविंद कांडा। जहाँ पर रणजीत सिंह सिटिंग एमएलए थे, तो वहीं पर गोविंद कांडा भी 2 चुनाव में बिल्कुल बारीक मार्जिन से हारे थे। अगर इन दोनों में से किसी एक को टिकट दे दी जाती तो बीजेपी आसानी से चुनाव जीत जाती। रणजीत सिंह को बीजेपी के टिकट का 100% दावेदार माना जा रहा था, लेकिन बीजेपी ने यहाँ पर अभय चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला के लिए रास्ता साफ कर दिया और रणजीत सिंह की टिकट काटकर यहाँ पर शिषपाल कंबोज को टिकट देने का काम किया। शिषपाल कंबोज आज की तारीख में तो यहाँ पर नंबर 4 पर खड़े हैं, यानी रणजीत सिंह के जरिए जो सीट बीजेपी निकाल सकती थी नंबर 1 पर खड़ी थी, वो शिषपाल कंबोज को टिकट देने से नंबर 4 पर चली गई है। यानी बीजेपी ने सेटिंग के जरिए ये टिकट देने का काम किया। इसी तरह से एलनाबाद की टिकट भी इसी खाते में आती है। एलनाबाद के ऊपर अभय सिंह चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं। उनको हराने के लिए कप्तान मीनू बेनीवाल पिछले 3 साल से जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं और वो अभय सिंह चौटाला को हराने का मादा रखते हैं। मीनू बेनीवाल की सोशल वर्किंग और मैनेजमेंट ने अभय चौटाला को परेशानी में डाल दिया था। मीनू बेनीवाल एलनाबाद की सीट पर अभय सिंह चौटाला को हराने की कगार पर खड़े थे और इसलिए अभय सिंह चौटाला परेशानी में भी चल रहे थे, प्रेशर में भी चल रहे थे। इसलिए उन्होंने अपना जुगाड़ भिड़ाकर मीनू बेनीवाल की टिकट को कटवाने का काम किया और यहाँ पर बीजेपी ने अमीर चंद मेहता को टिकट देने का फैसला किया, जो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। यानी बीजेपी ने अपनी एक जीती हुई सीट को भी आईएनएलडी के साथ फिक्सिंग में गंवाने का काम किया। डवाली सीट भी बीजेपी की जीती हुई सीटों में शामिल मानी जा रही थी। 2019 के चुनाव में यहाँ पर बीजेपी के टिकट के ऊपर अजय चौटाला नंबर 2 पर रहे थे और इस बार भी टिकट के वही दावेदार थे, लेकिन सस्पेक्टफुल तरीके से अजय चौटाला को आईएनएलडी में जाने के लिए मजबूर कर दिया गया और सीट पर बीजेपी ने बलदेव सिंह मांगियाना को टिकट देने का काम किया, जो जमानत जब्त कराने का काम करेंगे। यानी जो बीजेपी यहाँ पर नंबर 1 की लड़ाई लड़ रही थी, अब वो नंबर 5 पर खिसक गई है। यानी बीजेपी की इस टिकट के ऊपर भी संदेह के बादल मंडरा रहे हैं। बीजेपी ने टिकटों के वितरण में सिर्फ यही कमी नहीं रखी, बल्कि इसके बाद उसने हिसार में भी नंबर 4 की सीट को बुक कर लिया है। हिसार के अंदर कमल गुप्ता साफ तौर पर चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं और यहाँ पर बड़ी हैवीवेट नेता पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल टिकट लेने के लिए तैयार बैठी थी, लेकिन ऊपर के प्रेशर में कमल गुप्ता के टिकट को बरकरार रखा गया और सावित्री जिंदल ने यहाँ से निर्दलीय पर्चा भर दिया है। इसके साथ साथ तरुण जैन और मेयर गौतम सरदाना ने भी ताल ठोक दी है। यानी बीजेपी हिसार सीट पर अब नंबर 4 की लड़ाई लड़ रही है। कमल गुप्ता निश्चित तौर पर जमानत जब्त करने के कगार पर खड़े हैं। कलायत में भी कमलेश ढांडा की नेगेटिविटी को बीजेपी ने महसूस नहीं किया। ये भी कह सकते हैं कि नेगेटिविटी से मुंह फेरने का काम किया। सबको पता है कि कमलेश ढांडा चुनाव नहीं जीत पाएंगी, लेकिन इसके बावजूद उनके टिकट को बरकरार रखा गया। यहाँ पर विनोद निर्मल बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत सकते थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं देगी। अब विनोद निर्मल आजाद चुनाव लड़ रहे हैं। कुरुक्षेत्र में भी सुभाष सुधा का मोह बीजेपी को डुबोने का काम कर रहा है। सुभाष सुधा की नेगेटिविटी भी सबको पता है, जग जाहिर है, लेकिन इसके बावजूद वहां पर डीडी शर्मा को टिकट नहीं दी गई। अगर डीडी शर्मा को थानेसर से टिकट दी जाती तो निश्चित तौर पर पक्की गारंटी के साथ चुनाव जीतते, लेकिन सुभाष सुधा की टिकट को मेंटेन रखा गया और डीडी शर्मा को पेहवा में भेजने का काम कर दिया गया, जहां पर वो नंबर 1 की लड़ाई के लिए अब संघर्ष कर रहे हैं। अगर उनको टिकट थानेसर से मिलती तो बीजेपी को ये सीट जीतने में कोई परेशानी नहीं होती। इंद्री में भी बीजेपी जीत के समीकरणों को भूल गई। वहां पर कर्णदेव कंबोज को टिकट दी जाती तो वो पक्के तौर पर चुनाव जीतते, लेकिन इसकी बजाय बीजेपी ने राम कुमार कश्यप पर ही भरोसा बरकरार रखा, जिसकी वजह से कर्णदेव कंबोज खफा हो गए और उन्होंने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। कर्णदेव कंबोज के कारण बीजेपी के लिए 2 सीटें खराब हो गई हैं, यानी रादौर और इंद्री
दोनों ही बीजेपी कर्णदेव कंबोज की बगावत के कारण हार सकती है। नीलोखेड़ी में भी बीजेपी के रणनीतिकार हालात को भांप नहीं पाए। वहां पर कबीरपंथी के टिकट को बरकरार रखा गया है। बेशक से वो 2019 के चुनाव में बारीक अंतर से चुनाव हार गए थे, लेकिन यह हकीकत है कि उनका जनाधार 2019 के मुकाबले और भी कमजोर हुआ है। बीजेपी की नेगेटिविटी बढ़ी है, इसलिए यहाँ पर उनकी जीत के कोई आसार नहीं है। अगर बीजेपी को यहाँ चुनाव जीतना था तो फिर नीना चौहान को टिकट देकर वो जीत का दरवाजा खटखटाने का काम कर सकती थी। गन्नौर के ऊपर भी बीजेपी ने देवेंद्र कादियान की 8 साल की मेहनत पर पानी फेरने का काम किया गया। देवेंद्र कादियान साफ तौर पर चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे थे। बीजेपी को मजबूत करने में 8 साल में देवेंद्र कादियान ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पिछले 10 साल के लगातार कार्यकाल के दौरान देवेंद्र कादियान इस बात पर लगे हुए थे कि वो बीजेपी के लिए मजबूती का खेल खेलें, लेकिन इसके बावजूद उन्हें टिकट नहीं दी गई और उनकी बजाय पैराशूट के जरिए देवेंद्र कोशी को टिकट थमाने का काम कर दिया गया। मजबूरी में अब देवेंद्र कादियान को आजाद चुनाव लड़ना पड़ रहा है और देवेंद्र कादियान आजाद चुनाव लड़कर भी मुख्य मुकाबले में शामिल हैं और जीत के दावेदार भी हैं। यानी बीजेपी ने बिना वजह से अपने एक जीती हुई सीट को खो दिया, अपने एक युवा नेता को भी अलग होने के लिए मजबूर कर दिया। बड़ौदा में भी बीजेपी के सामने जीत का गोल्डन चांस हुआ था, क्योंकि कपूर नरवाल ने कांग्रेस छोड़ दी थी। अगर कपूर नरवाल को बीजेपी सोनीपत की बड़ौदा सीट पर टिकट दे देती तो वो कांग्रेस के इंदुराज नरवाल भालू को आसानी से चुनाव में हरा सकते थे, क्योंकि खुद का 15 से 20 हजार का वोट बैंक बीजेपी के वोट बैंक के साथ मिलकर कांग्रेस को चुनाव हराने के लिए काफी नजर आता था। लेकिन बीजेपी ने डॉक्टर कपूर नरवाल की बजाय प्रदीप सांगवान पर दाव लगाने का काम किया और सभी जानते हैं कि प्रदीप सांगवान अपने पिता कृष्ण सिंह सांगवान की परछाई भी नहीं है और यही वजह है कि बीजेपी ने यहाँ पर गलत टिकट देकर एक जीत की संभावना वाली सीट को खराब करने का काम किया। इस तरह से बीजेपी ने इन 15 सीटों पर जीती हुई बाजी को खुद अपने हाथों से हारने का काम किया है, अपनी सत्ता की संभावनाओं को खराब करने का काम किया है। आप खुद ही सोचिए, अगर जो नाम हमने बताए हैं, अगर बीजेपी मेरिट के आधार पर इन लोगों को टिकट देती और बीजेपी ये 15 सीटें जीत जाती, 15 में से अगर 12 सीटें भी जीत जाती, तो आप खुद ही सोचिए, अगर बीजेपी 25 से 27 सीटों पर रहती है या 30-32 सीटों पर रहती है, तो उस कंडीशन में ये 12 से 15 सीटें बीजेपी को अकेले बलबूते पर बहुमत दिलाने का काम कर सकती थी। यानी बीजेपी के लिए तीसरी बार सत्ता की गारंटी साबित हो सकती थी, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। बीजेपी के रणनीतिकारों ने टिकट बांटने में गड़बड़ की है। बीजेपी के रणनीतिकारों ने टिकट बांटने में बंदरबाट की है। बीजेपी के रणनीतिकारों ने टिकट बांटने के अंदर फिक्सिंग करने का काम किया है। यही वजह है कि इन 15 सीटों में से 12 सीटों पर जहां कांग्रेस को फायदा हो रहा है, तो 3 सीटों के ऊपर INLD भी भरपूर मजा ले रही है, फायदे में लग रही है। और यही वजह है कि बीजेपी को इन 15 सीटों पर सरासर नुकसान हो रहा है और इन 15 सीटों पर बीजेपी के जीतने के कोई आसार नजर नहीं आते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि बीजेपी ने लगातार तीसरी बार सत्ता में बरकरार रहने के अपने दावे को चकनाचूर करने का काम किया है, खुद ही अपने खेल को बिगाड़ने का काम किया है और बीजेपी के लिए ये काफी बड़ा नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। इन 15 सीटों पर परिणाम को जानने के लिए आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। इन 15 सीटों पर बन रहे समीकरणों के बारे में आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इन 15 सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस और इंडिपेंडेंट प्रत्याशियों के दमखम के बारे में भी आप कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।